गुजरात में रहने वाले 188 हिंदू शरणार्थी भारतीय नागरिक बन गए हैं और अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद 188 हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के सर्टिफिकेट्स दिए। इस दौरान अमित शाह ने सीएए का असली मकसद भी बताया और कांग्रेस पर जोरदार जुबानी वार भी किया। इस ऑडिटोरियम में मौजूद ये वो लोग हैं जो वर्षों पहले पड़ोसी देश से भारत आए और यहीं बस गए। कोई पिछले 10 साल से भारत में रह रहा है तो कोई 15 साल से, तो किसी को भारत में रहते हुए 20 साल से भी ज्यादा बीत गए हैं। लेकिन इन्हें पहचान और अधिकार अब मिले हैं। ये लोग अब भारतीय शरणार्थी नहीं रहे, भारत के नागरिक हो चुके हैं। अब इन्हें वो सारे अधिकार मिलेंगे जो एक भारतीय नागरिक को मिलते हैं। मैं 2009 में यहाँ पे आई थी इंडिया और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैं इंडियन बन जाऊंगी। माता की जय। 2014 में पाकिस्तान सिंध प्रांत में आया पची ત્યારે ખુશી દિવાળી જેવો ખુશી છે, માહોલ છે। ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અમિતભાઈ શાહ અને મોદીભાઈ ના ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે। દિવાળી જેવો માહોલ છે। अभी निशल्टी हो जाएगा तो खुशी जैसा माहौल है तो अपना छोटा लाभ जो सरकारी होता है योजना वो का लाभ मिलेगा। अभी दिवाली जला माहौल है खुशी का। खूब खूब अभिनंदन मोदी भाई का, अमित भाई शाह का। 12 साल हो गए हमें यहाँ आए इसको और अच्छा लग रहा है। नागरिकता नहीं थी तो हमें राशन कार्ड नहीं था, आधार कार्ड नहीं था, चुटनी कार्ड नहीं था। ये सब मिलेंगे तो थोड़ा लाभ मिलेगा। 1995 में अभी सदला गांव में रहते हैं। अभी साहब नरेंद्र मोदी आ गया और उसने कानून लाया, अमीर शाह ने कानून लिया, हमारे को बहुत खुशी हो रही है। अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए के तहत 188 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से शरणार्थियों को अधिकार और न्याय नहीं मिल रहा था। पास्ट में भारत सरकार जो कांग्रेस पार्टी और इनके साथियों ने चलाई, इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण सन 47 से लेकर 2014 तक जो लोग देश की शरण में आए उनको अधिकार नहीं मिले, उनको न्याय नहीं मिला। उनकी प्रताड़ना पड़ोसी देशों में तो हुई क्योंकि वो हिंदू थे, जैन थे, बौद्ध थे, सिख थे, मगर उनकी प्रताड़ना अपने देश में भी हुई, यहां पर भी। लाखों करोड़ों लोग 3-3 पीढ़ियां हो गई न्याय के लिए तरसते रहे, मगर एक इंडी अलायंस की तुष्टीकरण की नीति ने इस शरणार्थियों को न्याय नहीं दिया। इस दौरान अमित शाह ने एक बार फिर सीएए को लेकर फैलाए गए भ्रम को दूर करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस कानून में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान नहीं है, ये कानून नागरिकता देने का कानून है। 19 में कानून पारित होने के बाद भी सबको भड़काया गया, किससे मुसलमानों को अन्याय होगा, मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मैं आज फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं मेरे मुस्लिम भाइयों बहनों के लिए, ये कानून में किसी की नागरिकता लेने की कोई प्रोविजन नहीं। ये कानून नागरिकता देने का कानून है। और मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाह फैलाई गई सीएए की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ कई मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद भी मौजूद रहे। मंच से सीएम भूपेंद्र पटेल ने पहले इतिहास के कुछ पन्ने पलटे, कांग्रेस की सरकारों पर निशाना साधा और फिर पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े। आ सीए नो लाभ मेळवीने जुदा जुदा धर्मना कुल 188 લોકો ભારતીય નાગરિકતા મેળવી રહ્યા છે। આ એવા નિરાશ્રિતો છે કે જે કોઈ પણ વાંક વિના પડોશી દેશોએ પ્રતાડિત કરેલા, આપણે ત્યાં લાંબા સમયથી શરણાર્થી વસેલા છે, તેઓને પોતાની કોઈ ઓળખ જ ન હતી, માત્ર રેફ્યુજી
કહેવાતા હતા જેનું કોઈ નહીં એના માન્ય નરેન્દ્રભાઈ। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये 188 लोग भारत माता का परिवार बनकर बेहद खुश हैं। इन लोगों के लिए सीएए का कानून एक बड़ा वरदान साबित हुआ है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। देश में लगातार सीएए के जरिए हिंदू शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जा रही है। सीएए के बाद अब मोदी सरकार का फोकस है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूसीसी पर बहस कई दशक से चल रही है। इसमें आगे बढ़ने की कोशिश अभी तक किसी भी सरकार की तरफ से नजर नहीं आई है। यूसीसी हमेशा बीजेपी के टॉप एजेंडे में रहा है, फिर भी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद 10 साल इस पर कोई खास काम नहीं किया। क्या इस बार गठबंधन वाली सरकार में बीजेपी यूसीसी लागू करा पाएगी? बहुत कुछ बदल रहा है और बहुत कुछ बदलना चाहिए, और उसके पीछे का उद्देश्य यही है कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबके साथ न्याय। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से यूसीसी की जो लकीर खींची, उस पर बीजेपी चल पड़ी है। विपक्ष त्योरियां चढ़ा रहा है, लेकिन देश में चर्चा हो रही है कि क्या अब की बार यूसीसी पर सरकार तैयार? धर्म में अपने कुछ कानून हैं, आपके धर्म में कुछ अपने कानून हैं, और सभी अपने, जहाँ तक कि मेरा मानना है कि हर धर्मों का कुछ ना कुछ अपना अलग अलग है सिस्टम। अब उसको आप कैसे चैलेंज कर देंगे कि हाँ सब ये सब मिला के एक कर देंगे? कोई अपनी वो लाएं, खाका तैयार किया हो, उन्होंने जनता को बताएं, पब्लिक को बताएं कि मैं देखो ये किया है। होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों में फेरबदल करके होना चाहिए। कह जाएगा ऐसा बहरहाल हो नहीं सकता है। एक कानून कैसे हो जाएगा, आप हमको बताइए। हमारे मजहब में जो है 3 तलाक़ें हैं, वो कहते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बकवास है ये सब भी हट जाएगा। ये वही तो कहने, वो नहीं हट सकता। प्रधानमंत्री के बयान के बाद बीजेपी उत्साहित है। उत्तराखंड में लागू होने के बाद राजस्थान में भी यूसीसी की सुगबुगाहट तेज सुनाई देने लगी है। राजस्थान के कानून मंत्री का दावा है कि जल्द ही राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा। सरकार द्वारा उचित समय पर इस विषय में विचार किया जा रहा है। संपूर्ण पहलुओं पर विचार करके सरकार द्वारा उचित समय पर उक्त बिल सदन में लाया जाएगा। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना नीतिगत निर्णय है, और क्या एनडीए सरकार ने लागू करने का पक्का मन बना लिया है, या ये आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रणनीतिक चाल है? जो वादे उन्होंने देश से किए थे, पिछले 15 तारीख को जो उन्होंने वादा किया था, मैं वही आपको याद दिला देता हूँ। उसमें से कौन सा बात पूरा हो गया, उससे पिछली बार वाली याद दिला देता हूँ। उन्होंने कहा था 2022 तक जो है सबको पक्का मकान मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। बात तो करते रहते हैं, सवाल यह है कि उनकी बात करने का मनसा ये है, मौका कोई भी हो कि 140 करोड़ लोगों को संबोधित कीजिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को याद कीजिए। आज लोग जो है खुशी से जो है मिल करके उस ऐतिहासिक लड़ाई को याद करें, जश्न मनाएं। कोई मौका नहीं चूकते हैं, इलेक्शन का भाषण देने लगते हैं। जानकारों का मानना है कि बीजेपी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ना बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी के वोट बैंक का बड़ा आधार मुस्लिम वोट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए इन तीनों दलों का स्टैंड बहुत मायने रखता है। दो 240 पर आने के बाद मोदी जी दिमागी रूप से परेशान हैं, वो हताश हैं, वो हतोत्साहित नजर आते हैं। देश में सर्वसम्मति बननी होगी ना, आप कंसेंसस बनाइए, देश में बात करिए, और जब कोई ड्राफ्ट तो फ्लोट करिए। कुछ पता ही नहीं है किसी को, आप ये बातें करने लगते हैं। विपक्ष ने अभी खुलकर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आक्रामक रुख अख्तियार नहीं किया है। बीजेपी के सामने चुनौती ये भी रहेगी कि विपक्ष इसे एक बार फिर संविधान बदलने जैसी थोड़ी से न जोड़े। कोड के वो खिलाफ बोले, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित कोड है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री बोले, लाल किले की प्राचीर से बोले, इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती? राजनीति फिलहाल पक्ष विपक्ष की तरफ से यूसीसी के मुद्दे पर शुरू हो चुकी है। बीजेपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सिविल कोड को लेकर जो कहा, वो उनकी उन्हीं गारंटियों में से एक है जिनका प्रचार उन्होंने लोकसभा चुनाव की रैलियों में किया था। भाजपा सरकार जो बनेगी
वो तेलंगाना में यूसीसी लाने के लिए, समान नागरिक संहिता लाने के लिए भी एक कमेटी बनाएगी जो 6 माह के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके अपने कोर एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहती है। यूसीसी लागू करना बीजेपी की स्थापना के समय के संकल्पों में से एक है। आज भाई बहन के रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन देश भर में धूमधाम से मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। अलग अलग स्कूलों की छात्राओं ने प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधी और इस दौरान बच्चों से मिलकर पीएम मोदी काफी खुश भी नजर आए। वहीं बच्चे भी प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर बड़े खुश नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई भी दी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल गांधीनगर में रक्षाबंधन समारोह में शामिल हुए और इस मौके पर कई महिलाओं ने सीएम भूपेंद्र पटेल को राखी बांधी है। सीएम ने भी राखी बांधने वाली सभी महिलाओं का आभार जताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सभी बहनों के शुभ और सुख के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। साथ ही उन्होंने भाई बहन के पवित्र त्योहार पर गुजरात के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। रक्षाबंधन का अर्थ है बहन और भाई के पवित्र त्योहार का पर्व। इस त्योहार को इस मान्यता से मनाया जाता है कि भाई और बहन का रिश्ता और मजबूत हो और पवित्र बने। इस त्योहार के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसे जीवन भर रक्षा का वचन लेती है। अपनी ख्वाहिश की कोई भी चीज उससे मांगती है, भाई उसे वचन देता है और उसकी मांग को पूरा भी करता है। वडोदरा की एक मासूम सी बच्ची हर साल अपने पालतू डॉगी बाबूराव को राखी बांधती है और ये त्योहार मनाती है। डॉगी मेरा भाई, ये कहती है वडोदरा की 7 साल की छोटी सी बच्ची आयशा साहने। आयशा ने डॉगी बाबूराव को अपना भाई मान लिया है। वो उसे हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधती हैं। पहले वो उसे तिलक लगाती हैं, फिर डॉग स्टिक और डॉग फूड खिलाती हैं, उसकी आरती उतारती हैं और फिर उसे राखी बांधती हैं। भाई नहीं होने के चलते उदास रहने वाली आयशा को जब बाबूराव को राखी बांधने को कहा गया तो वो मान गई और डॉगी बाबूराव को अपना भाई मान लिया। अब हर रक्षाबंधन पर वो इस डॉगी को रक्षा सूत्र बांधती हैं। पर जब ऐसा आइडिया आया तब फिर मैं से डॉग को रक्षाबंधन सबसे से यूनिक फील करते हैं, इसलिए अब से मैं उसको राखी बांधती हूँ, तिलक लगाती हूँ, राखी बांधती हूँ, आरती, चोखा, फिर सब ऐसे नॉर्मली हाथ पे बांधते हैं पर उसका हाथ पे तो बांधना नहीं सकते, इसलिए हम उसके बेल्ट पे बांधते हैं। इट इज़ लाइक हैविंग अ डॉग लाइक अ ब्रदर, बहुत यूनिक लगता है। रक्षाबंधन के दिन बाबूराव को भी आयशा का विशेष प्यार मिलता है। बाबूराव की तरफ से आयशा की झोली में गिफ्ट्स भी आते हैं। आयशा अब उदास नहीं रहती, आखिर उसे भाई जो मिल गया है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक।